संजय नमस्कार सर, डॉक्टर मनोज कुमार एवं अन्य उपस्थित शिक्षकगण, साथ ही साथ इस सभागार में सभी छात्र और छात्राएं, सभी को मेरे तरफ से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। मैं डॉक्टर गणेश यादव, DTO डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर। जिले का जितने भी क्षय रोग होते हैं, क्षय रोग से मतलब ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। इसको अदर जो है मेडिकल टर्म में कॉक्स भी कहते हैं। कॉक्स एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये ट्यूबरकुलोसिस, सबसे पहले जो कॉक्स का जो बैक्टीरिया उसका इन्वॉल्व आविष्कार हुआ था, कॉक्स। मैं आज पूरे वर्ल्ड एड्स दिवस है, पूरे विश्व में, ना आपकी भारत और वर्ल्ड में नहीं, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। इस एड्स दिवस मनाने का मकसद और पर्पस ये है कि समाज में जागरूकता, एड्स के विषय में जाने, जागरूकता बहुत जरूरी है। किसी भी बीमारी के विषय में अगर आप उसके विषय में जानकारी नहीं होगी कि क्या इसका लक्षण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइंस सिम्टम्स कहते हैं, कैसे फैलता है, क्या इसकी जांच है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका प्रोग्नोसिस है, ये क्या इसका फॉलोअप है, क्या उसमें हम मदद कर सकते हैं, कहाँ तक मदद कर सकते हैं, ये जानकारी। आज मैं एड्स पर आप सभी को जानकारी दूंगा, साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेडिकल टर्म होगा वो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टर्म होंगे, हो सकता हो आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको घर पर जाकर देखेंगे, उसको खोजेंगे, तो बहुत चीज़ आपकी जानकारियाँ भी होगी और आपके लिए परेशानी की विषय नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं, कभी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मैं हूँ, हमारे साथ टीम है, किसी तरह का कोई मरीज को हेल्प करना हो या अपने विषय में जानकारी लेना हो तो आप लोगों का हमेशा वेलकम। ये है, मैं बताना चाहूँगा बहुत ही ब्रीफली कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ साथ अगर कोई किसी तरह का क्वेश्चंस है तो भी आप 1 by 1 करके पूछेंगे, मैं इसको निदान करूँगा। सिर्फ ये भाषण देने की बात नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए बात नहीं है, इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, अपने समाज के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये ध्यान रखिए, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप यंग जनरेशन हमारे देश के धरोहर हैं। आप इस बीमारी के विषय में अपने साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जवाबदारी है। क्योंकि ये एड्स ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे सर ने चर्चा किया, सर ने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सर ने, ये बहुत ही अच्छे ढंग से, ये धर्म से भी रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड मैं क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा और जरूरी भी है। तो सबसे पहले HIV और एड्स एक साथ कहते हैं, अलग से एड्स नहीं कहते, इसको कहते हैं HIV एड्स। कहीं जगह आप हमारे सर ने भी रेड रिबन के विषय में बताया, इसका भी एक महत्व है इस एड्स। तो HIV एड्स एक साथ टर्म है, HIV AIDS। HIV वायरस है, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो काउज करता है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नोट करेंगे सब क्योंकि भूले नहीं, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी, ये नाम खुद इंडिकेट कर रहा है
कि बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। ये वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाता है। इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जो रोग से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होता है। जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो क्षमता कम हो जाएगी तो हमारे बाहरी जो दुश्मन है ऑर्गेनिज्म का, वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। हमारे पूरे शरीर का सिस्टम को, अलग अलग सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और सिस्टम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको इन्वॉल्व करेगा। और जब हमारा सिस्टम इन्वॉल्व होगा अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा डेथ होगा, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होगा। तो इसका इलाज नहीं है। हमने क्या कहा कि HIV वायरस, बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं, आप लोग साइंस के भी कैंडिडेट हैं, आर्ट्स के भी, जो कॉमन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है ना। मेनली जो 5 हमारे जो दुश्मन है, जिसमें कि एक ये वायरस है। वायरस कैसा वायरस? आपने अभी पैंडेमिक देखा है, बैक्टीरियल डिजीज तो है ही, पैंडेमिक देखा है जो कोरोना के नाम से प्रसिद्ध था, कोरोना 19, उसी का ये एक म्यूटेशन है, एक फाइल है। समाज में या परिवार में 5 भाई होते हैं तो अलग अलग होते हैं, कोई सीधे होते हैं, कोई पढ़ने वाले होते हैं, कोई खतरनाक होते हैं, है ना, कोई मारने वाले होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, भाई तो है। उसी तरह से ये जो वायरस है, 2 तरह का वायरस होता है। मैं बैक्टीरिया, पैरासाइट्स इस सब के विषय में तो बात नहीं करूंगा, अभी वायरस के विषय में बात। 2 तरह का वायरस होता है, एक DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस। ठीक है, नाम सबको मालूम है, D और R, सिर्फ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड, लेकिन खतरनाक हमारा RNA वायरस। अभी आपने देखा पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड में कितना मोर्टेलिटी होगा वो आप तो देखे ही हैं, सुने ही हैं, बहुत सारी चीज छिपा हुआ, बहुत सारे, उसी का एक रूप है RNA वायरस। ये RNA वायरस जो HIV वायरस के नाम से जाना जाता है, वो एड्स करता है। क्लियर है? जो एड्स करता है ये डिजीज नहीं है, ये एक तरह का सिंड्रोम है। सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर है? सिंड्रोम आप स्पेसिफिक सिस्टम जब इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिजीज, जैसे निमोनिया हो गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व किया। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो CVS मैंने हार्ट को इन्वॉल्व किया। ये जो बीमारी है, ये जो एड्स है, ये मल्टी ऑर्गेन सिस्टम को इन्वॉल्व किया। इसका मतलब इस शरीर का जितना आपका सिस्टम है, ठीक है, सर से लेके पैर तक सबको इन्वॉल्व करता है एट ए टाइम, क्योंकि मेन इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। इम्यूनिटी जब खत्म हो गया तो साधारण सी साधारण बीमारी आपको बहुत ही खराब कंडीशन में ले जाएगा और अल्टीमेटली आपको डेथ। तो इसका हमने साइन सिम्टम क्या आप बताया कि भाई HIV एड्स तो एक वायरस से हो गया, ये RNA वायरस है। वैसा वायरस जो पैंडेमिक में आपने देखा है, उसी तरह से और सारे वायरस है, जो वायरस कैंसर करता है, जो वायरस अदर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन HIV वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। साइन सिम्टम पूछेंगे कि लक्षण क्या है सर, तो साइन सिम्टम्स में आप 2 क्राइटेरिया रखिए। आप कब सस्पेक्ट कर सकते हैं? पहले तो आप सस्पेक्ट करेंगे, कंफर्मेटरी की बात तो बाद में हो गई। एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो आप उसको रिपीट करके हमसे पूछेंगे, लेकिन जानकारी लेना है, आपको घर में इसको पढ़ना है, अपने ऊपर लागू करना है और समाज को बताना है, अवेयरनेस करना है। तो मैं साइन सिम्टम को 2 क्राइटेरिया में बता, बहुत ज़्यादा समय तो ऐसा तो नहीं कि मैंने अगर शॉर्ट टाइम मिला तो उसको और ब्रीफ कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ इन लोग समझ पाए हैं, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं एक
डॉक्टर्स हूँ तो एक लिमिटेड में, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन सिम्टम में हमें दो क्राइटेरिया रखते हैं, एक मेजर क्राइटेरिया जिसके आधार पर लोग डायग्नोसिस कर सके, और दूसरा माइनर क्राइटेरिया कि किस आधार पर हम कहेंगे कि हमको भी एड्स हो सकता है, कब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में हम लोग 3 साइन सिम्टम्स मिलते हैं। नंबर 1 फीवर, बुखार। अगर फीवर मोर देन 1 मंथ है, इट विल बी कंटिन्यूअसली, आप एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर भी वो फीवर नहीं दब रहा है, तो यू कैन सस्पेक्ट कि एड्स हो सकता है। दूसरा मेजर क्राइटेरिया डायरिया, कंटिन्यूअस डायरिया, एंटी डायरिया दवा दे रहे हैं और वो जो है कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब भी आप सोच सकते हैं कि इसको एड्स हो सकता है। सस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि कंफर्मेटरी की बात कर रहा हूं। अगर ये साइन सिम्टम मिल रहा है तो आप सस्पेक्ट करेंगे। तीसरा लॉस ऑफ बॉडी वेट मोर देन 10% इन ए मंथ, एक महीने में बॉडी वेट का 10% अगर लॉस हो रहा है तो यू कैन सस्पेक्ट। अगर मैं 50 किलो का हूँ, एक महीने के अंदर मेरा 5 किलो वजन घट गया, तो मैं सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि these 3 are very और most important sign symptoms of AIDS. Clear? Understand? माइनर क्राइटेरिया में अब क्या आएगा? लिम्फेडेनोपैथी, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फ नोड्स जानते हैं, अलग अलग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे लिम्फ नोड्स। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, इन्गुइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। ये हमारे बॉडी का पुलिसमैन है। ये जो मैं 5 दुश्मन का नाम लिया, वो जैसे ही अटैक करता है, ये अटैक करता है, उसको रोकता है, डिफेंस मैकेनिज्म। यो लिम्फ तो जनरलाइज्ड सर्वाइकल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स या लिम्फ नोड्स ऐसे समझिए कि ये हमारा शरीर का पुलिसमैन है। भाई कोई अगर दुश्मन अटैक करता है, उससे बचाता है हमें, सबसे पहले यही बचाता है। ये भी एक इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, जो मैं बार बार इम्यूनिटी कर रहा हूँ, इसका एक कंपोनेंट है कि कैसे बचाता है, उसको मार देता है, उसको अटैक से रोकता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है, वो बाद में भी एंटीबॉडी रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी तैयार होता है, उसी का हम लोग जांच करवाते हैं, अलग अलग एलाइजा टेस्ट कराते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। तो जनरलाइज अगर लिम्फेडेनोपैथी है, माइनर क्राइटेरिया में रख रहा हूँ नंबर 1। नंबर 2, अगर जनरलाइज पुराइटिस मीन्स इचिंग, इतना इचिंग हो रहा है कि मैं एंटीहिस्टामिनिक भी खा रहा हूँ, एंटीबायोटिक भी ले रहा हूँ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको इसको माइनर क्राइटेरिया। क्या ये सब क्लू है कि साइन सिम्टम हम लोग अप्रोचिंग टू डायग्नोसिस ऑफ एड्स, 3 मेजर क्राइटेरिया, और ये जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। तीसरा, आपने हर्पिस जोस्टर और हर्पिस सिम्प्लेक्स का नाम सुना। अब लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में अधेड़ी करते हैं, अधेड़ी है ना, एक साथ होता है, पेपुलर इरप्शन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, फीवर होता है, बहुत पेशेंटी हो जाती है, एक ही साइड होगा, बायां दायां एलोंग द नर्व होता है, वो नर्व को नहीं, इसको अधेड़ी करते हैं। अब मैं तो हर्पिस जोस्टर जानता हूँ, हर्पिस सिम्प्लेक्स, अधेड़ी, और अलग अलग लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि पेपुलर इरप्शंस होता है, एलोंग द वन साइड होता है, और वो बहुत पेनफुल होता है, और बर्निंग सेंसेशन होता है, उसमें बेचैनी हो जाती है। तो अगर किसी को बार बार हर्पिस सिम्प्लेक्स हो रहा हो, बार बार हर्पिस जोस्टर का हिस्ट्री दे रहा हो, तो यू कैन सस्पेक्ट ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन, बार बार मुंह पर जा रहा हो, ओरोफेरिंक्स दैट इज कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन अगर माउथ में या जेनिटल ऑर्गन्स में बार बार हो रहा है, तब भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द माइनर क्राइटेरिया
ऐसा नहीं कि एड्स हो ही सकता है। तो अगर मेजर 2 क्राइटेरिया है, 3 में अगर 2 भी है और 1 माइनर है, तो वी कैन डायरेक्टली डायग्नोज कि HIV एड्स हो सकता है। इतना पर भी आप नहीं कहेंगे कि नहीं HIV एड्स हो सकता है। ठीक है, क्लू है, मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन किसी भी बीमारी को पहुंचने के लिए क्या जरूरी होता है? हिस्ट्री टेकिंग। उस मरीज से हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री को मोर सपोर्टिव। अगर कोई बॉम्बे से आया है, दिल्ली से आया है, माइग्रेंट है, एडल्ट है, यंग है, परिवार से बहुत दिन के बाद मिल रहा है, तो हिस्ट्री आपका सजेस्टिव हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हिस्ट्री टेकिंग किसी भी बीमारी के लिए प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग उसका लेना जरूरी है। पर्सनल हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। ठीक है, तो हमें रिलेटेड HIV एड्स से है तो उसका हिस्ट्री पर्सनल लेंगे। बहुत दिन के बाद वो घर पर आया है, तो किसी तरह का वो रास्ता से तो नहीं भटक कर आया है, तो उसका हिस्ट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री के बाद हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मैं मेन कंसंट्रेशन HIV पर ही है। ये सब सोच लीजिए कि साइन सिम्टम बता रहा हूँ, आपके दिमाग में पूरा चीज बैठ जाए, और इसके बाद प्रोग्राम के विषय में भी बताऊंगा। तो अब हमने हिस्ट्री ले लिया, पर्सनल हिस्ट्री। बहुत लोग नहीं बताएंगे, बहुत लोग जब परेशानी है तो बताना ही है। अगर नहीं बताएंगे तो हम लोग जांच, सो मेनी इन्वेस्टिगेशंस, तो मैं क्या जांच करूँगा? अगर उस सजेस्टिव है हिस्ट्री, उस हिस्ट्री से रिलेटेड अगर उसका हमारा साइन सिम्टम मिल रहा है, तब हम जांच के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो जांच में इसका HIV एड्स का जांच हमारे पास है। आपके जनपद में क्या क्या जांच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जनपद में सभी तरह की जो ड्रग्स दी जाएगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई पर्सन है तो अवेयर है वो, उसकी जांच भी फ्री होगी, उसका उपचार भी फ्री होगा, ट्रीटमेंट भी फ्री होगा, ड्रग्स भी फ्री मिलेगा, और उसको केयर भी होगा। हम लोग की तरफ से जो टीम है उसका केयर भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स का मरीज हो या TB का मरीज हो या लेप्रोसी का मरीज हो, उसको घृणा नहीं करना। घृणा हम उस व्यक्ति से नहीं करना, घृणा उस बीमारी से करना भले, लेकिन उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना। उसको हमें सपोर्ट करना है, उसे हमें केयर करना है, उसको हमें उचित जगह पर पहुंचाना है, उसकी जांच करवाना है और उसको एश्योरेंस करना है। अफसोस कि HIV एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्लियर कट नहीं। इसका उपाय क्या है? बचाव। बचाव, दैट इज प्रिवेंशन। इसका कोई वैक्सीन नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो बचाव की जवाबदेही ज्यादा होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? yes, मैं एज ए स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कट कंसेप्ट बने इसके HIV एड्स है क्या। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि हमने जांच कर लिया, हिस्ट्री का हिस्ट्री टेकिंग ले लिया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन की बात तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ जांच है, कहाँ सुविधा है, ये जानकारी होनी चाहिए। जांच अलग है, ठीक है। ICTC सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, वहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है। वो मरीज बहुत ही दुखित रहता है, और एक बार बता दूं, एक बार बॉडी में इन्फेक्शन चला गया HIV का, पूरी जिंदगी भर रहेगा। सिर्फ कंट्रोल हो सकता है कि अगर उसका दवा है, दवा पर रहेगा। ART सेंटर का तो एक सेंटर हमारा क्या हुआ? ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहाँ पर HIV की जांच होती है, हमारे जिले पर है और हमारे पेरीफेरी PSC पर भी कई जगह 10 से 11 जगह है जो PSC पर इसकी सुविधाएं
है हमारा एलटी है, इसके लिए टीम लगी है, काउंसलर होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, और दूसरा हमारा एलटी होता है, लैब टेक्नीशियन होता है जो कि एचआईवी की जांच आईसीटीसी पर। दूसरा होता है पीपीटीसीटी, पीपीटीसीटी, पेरेंट टू पेरेंट से ट्रांसमिशन होता है बच्चों में, ठीक है। अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन में बोलता हूँ, ये सेंटर का पहले नाम जान लीजिए। तीसरा सेंटर है एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जहाँ पर ये ट्रीटमेंट दी जाती है। अपने जनपद में बीआरडी की एक एआरटी सेंटर है, आपको जिले पर भी नहीं मिलेगा, पीएससी पर। तो सुविधाएं कहाँ कहाँ मिलेगी ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा नागरिक मान रहा हूँ। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने जा रहे हैं, आप एक एडोलसेंट हैं, एडल्ट अभी नहीं कहिए तो एडोलसेंट एज में तो है ही, ठीक है। तो तीसरा, चौथा सेंटर हुआ संपूर्ण सुरक्षा केंद्र, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पर है। उसका इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग एसटीआई से होता है। एसटीआई भी बता सकते हैं क्या है? एसटीआई एनीवन बता सकता है कोई? सुन, एसटीआई नोट करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। डिजीज कैसे ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में? ये बाय द सेक्सुअल नेचर का दिया हुआ है सेक्स, लेकिन उसको आप एक रिकॉग्नाइज हुए जो धर्म की बात कही जा रही है कि अपनी पत्नी और परिवार के साथ लॉयल रहे, ना कि आप इधर उधर सेक्स करें। इसीलिए मैं कहा कि ये बीमारी धर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब अपनी पत्नी के साथ लॉयल रहे, पत्नी अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहे, मल्टीपल पार्टनर सेक्स का ना बना, नहीं तो एचआईवी एड्स आ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ब्लड बैंक। तो ये हमारे सेंटर हमारे जनपद में है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, करना है। आपके कोई सहयोगी है या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसको आप सजेशन दे सकते हैं। आईसीटीसी पर चले जाओ, पीपीटी सेंटर पर चले जाओ, एआरटी पर चले जाओ, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र पर चले जाओ, और हमारे इसमें वॉलंटियर जो है जीवन कॉलेज अलग अलग संस्था है, वो भी इसमें एनजीओ भी पार्टिसिपेट करता है। ये बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का बीमारी नहीं है, ये हमारे शिक्षा विभाग का है। इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पंचायती राज का इंटरसेक्टोरल अप्रोच, एक साथ अप्रोच करेंगे तभी इस बीमारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते। अब हम चाहते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता। लक्षण देख लिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जान गए, टेस्टिंग की बात भी मैं करता हूं, तो टेस्टिंग में ये सब सारे सेंटर्स हैं, उसका टेस्ट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द सेक्सुअल एक्टिविटी, इसीलिए धर्म की बात है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज है, नेचर है, करना है, ऐसी है, लेकिन इसलिए शादी करो कि आप अपनी पत्नी और अपने ठीक है। बहुत सारे बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है, समझे? जैसे टीबी का है, क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयर से एयर जाता। अगर किसी को एचआईवी है और वो कहता है कि नहीं हम तो हिस्ट्री नहीं दे रहा, ऐसा नहीं किए, नहीं मानेंगे, क्योंकि मोड ऑफ इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन का है ये तीन ही मोड से जाता है एचआईवी एड्स। नंबर 1 सेक्सुअल एक्टिविटी, दूसरा ब्लड कंटेक्ट थ्रू द इन्फेक्टेड नीडल हो, इन्फेक्टेड सिरिंज हो, या एचआईवी एड्स का पेशेंट का उसका हम लोग रेजर यूज कर लिए, या उसका कंघी यूज कर लिए, या उसका कपड़ा हम लोग पहन लिया, तो जब ब्लड से कांटेक्ट होगा, स्किन से स्किन ब्लड में जाएगा तो ट्रांसमिशन। एक दो। तीसरा, मदर यदि इन्फेक्टेड है एचआईवी एड्स से, प्रेग्नेंट है और उसका अगर डिलीवरी सेफ डिलीवरी नहीं करवाया जाए तो बच्चा जो है कल्प्रिट नहीं है, उसके माँ बाप को,
So these are the three routes by which transmission of HIV। ठीक है, इस रूट से जाता है, यही रूट है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। हाथ मिलाने से नहीं होता है, साथ में खाना खाने से नहीं होता है, ठीक है, या माँ दूध पिला रही है तो उस मिल्क से नहीं होता है, सलाइवा से नहीं होता है। लेकिन जो बॉडी का सिक्रीशंस है, स्पेशली ब्लड है, सलाइवा है, सलाइवा से भी नहीं होता है, सीमेन है, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है तो उसमें इन्फेक्टेड, ऐसा नहीं कि नॉर्मल व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो उसको HIV एड्स का ब्लड अगर दूसरे को दिया जाएगा तब उसको HIV एड्स। इसीलिए आजकल कम होने का कारण ये भी है कि ब्लड अगर आप अपने परिवार को भी देना चाहेंगे फिर भी उसका जांच होती है, HIV एड्स इसमें तो नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन के साथ HIV का जांच हम लोग ब्लड का करवाते हैं तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक ब्लड को दूसरे पर्सन में जाता है। कौन जानता है कि हमारे ब्लड में HIV का वायरस पल रहा है। ठीक है, तीसरा आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जो बीमारी आपको ऑर्गेनिज्म में अटैक किया उसका साइन सिम्टम पीरियड हुआ, उस पीरियड को हम लोग करते हैं। अगर वो बॉम्बे से HIV लेके आ गया तो उसका साइन सिम्टम तुरंत अपीयर नहीं होता है, उसी पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 1 मंथ से 10 इयर्स तक हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे HIV का पेशेंट जो है नहीं पकड़ा पाता, उसकी जांच होती है, स्क्रीनिंग होती है तो नहीं पकड़ा पाता। हमारे पास एक किट आता है जो स्क्रीनिंग के लिए काम आता है, ठीक है, उस किट से तो पकड़ाया गया नहीं। और जो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, उसमें आकर के वो भी एक समय के बाद पता लग पाता है। उस पीरियड को स्पेशली हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड को जनरल डिजीज के लिए करते हैं, इसके लिए विंडो पीरियड, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। तीसरा साइंस हमने बता दिया, साइंस सिम्टम हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, पूरे बॉडी को सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो हमारे जो है सरकार अपना अपना है, पूरे वर्ल्ड में ये चलता है प्रोग्राम। 1987 से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब शॉर्ट टर्म है। उसी तरह से स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, SAP। उसी तरह से DAP है, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का अध्यक्ष हमारे DM महोदय। उसी तरह से स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो अध्यक्ष है, नोडल है, जो अध्यक्ष नोडल है ना, हमारे प्रमुख सचिव। तो हम बात कर रहे हैं एक नीचे स्तर से लेकर ग्राउंड लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, वर्ल्ड लेवल से। तो ये सब हमारा NACP जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम देख रहा है। इस प्रोग्राम में करना क्या होता है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको हो गया तो क्यूरेटिव देंगे, बस कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं। तीसरा केयर करेंगे, उसको देखभाल करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्यार मोहब्बत से काउंसलिंग करेंगे, भाई दवा तुम रेगुलर लेना। वो अपने तो बर्बाद किया, अपने परिवार को बर्बाद किया, ऐसा ना हो कि तुम समाज को भी बर्बाद करो, ये ट्रांसमिशन इसका। तो एक प्रोग्राम हमारे NACP के द्वारा, ये 5वां NACP है, अलग अलग समय में 5 साल 7 साल के इंटरवल पर NACP, क्योंकि 1992 से शुरू हुआ है, 1992 से 95 अलग अलग प्रोग्राम चलता है। अभी हमारा 5वां जो चल रहा है वो 1921 से 26 तक चलेगा, 5 साल प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में करना क्या, पूरे वर्ल्ड लेवल पर
तीन टर्म आप लोगों को समझना है। क्या विजन क्या है, विजन क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है। विजन पूरे वर्ल्ड का ये है और खास करके हमारा भारतवर्ष का विजन है कि 2030 तक एड्स का भारतवर्ष में एक भी मरीज नहीं रहेगा। एड्स फ्री इंडिया, जैसे हम लोग टीवी में स्लोगन करते हैं ना, कब तक भारत एक प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है कि 2025 तक टीवी को भगा देना। भगा देने का मतलब हमारे समाज और सोसाइटी में एक भी मरीज टीवी का नहीं रहेगा। उसी तरह से 2030 तक एक भी HIV एड्स का मरीज हमारे भारतवर्ष में या हमारे गोरखपुर जनपद में या हमारे गांव के किसी भी लेवल पर हमारा विजन रहेगा। ये हमारा विजन सोच कहाँ तक प्राप्त करना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस चीज है कि आप लोग अगर हेल्प करेंगे, समाज को बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड का विजन है कि एक भी HIV एड्स का पेशेंट हमारे गोरखपुर में हो, चाहे भारतवर्ष का हो। गोरखपुर का नहीं मतलब एक भारतवर्ष का अंग है या कोई गांव में, वो नहीं। ये हुआ मेरा गोल। क्या है, इसी विजन को हम लोग गोल बनाए। क्या गोल? नंबर 1, नो HIV केस, 0 HIV। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, नो डेथ रिलेटेड टू HIV, एक भी डेथ ना हो HIV से। दूसरा, तीसरा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा, उससे हम कोई घृणा नहीं करेंगे और उससे हम प्यार से बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, दवा करेंगे। ये जो सेंटर का हम लोग लाई, तो ये हमारा विजन हुआ, ये हमारा गोल हुआ और ये टारगेट ने भारतवर्ष ने फिक्स किया है। 2023 के अलग टारगेट है, 2020 और 21 तक था 90। तो एक साथ अलग अलग नहीं, 90। हमारे जितने अगर समाज में है फैला हुआ तो 90% तक के व्यक्ति को हमको HIV का खोज कर लेना है भाई। ये सारे जांच और प्रत्येक HIV का पेशेंट को ये जानकारी हो। अगर 100% उसकी जानकारी नहीं हो, कम से कम 90% लोगों को जानकारी हो कि HIV, मैं HIV का पेशेंट हूं, कहना पड़ेगा। इसलिए वो बीमारी सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है, वो बीमारी हमारे परिवार के मेंबर को दे सकता है, वो बीमारी हमारी सोसाइटी को दे सकता है। तो 90% करने का मतलब है कि उसको जानकारी होनी चाहिए कि हमें HIV है। फर्स्ट 90। सेकेंड 90 क्या हुआ कि जितने HIV के पेशेंट हैं 90%, उसको हमको ART सेंटर पर लिए जाना है, एंटी रेट्रोवायरल सेंटर, जहाँ पर कि HIV का ट्रीटमेंट होता है। तो उस 90% को हम लोग शिफ्ट कहाँ करेंगे? ART सेंटर पर। और ART सेंटर को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जनपद में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने HIV के पेशेंट हैं, क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना, उसको सर्विलेंस में रखना है, सर्विलेंस क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, ये दूसरे को ट्रांसमिशन को भी रोकना। और तीसरा 90 है कि उसको समय समय पर जांच करवाना है। CD4 काउंट हम लोग कराते हैं, जानकारी एक जांच कराते हैं CD4 काउंट, जिसमें ये देखा जाता है कि उसका वैल्यू है CD4 काउंट का 200 से नीचे आए। अगर 200 से नीचे आ जाता है उसका काउंट, तो सीवियर इन्फेक्शन का चांस रहता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी नहीं है, तो पेशेंट हो जाएगी मॉर्टेलिटी। ठीक है, पहले से बहुत कमा, मैं ये जरूर कहूँगा। क्यों कमा?
अवेयरनेस। आज किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, आप भी अपने सहपाठी को, अपने भी परिवार के सदस्य को, अपने भी सोसाइटी के समाज को, जहाँ पर कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ मिल रहे हैं, कर रहे हैं, या होटल में खाना खा रहे हैं, तो उसमें भी चर्चा हम लोग कर रही है सहपाठी से कि देखो भाई ये चाहिए, चाहिए, इस तरह की बात। तो इसको करते हैं BCC को। हमें ICC इम्पोर्टेंट। आज हम इतना जानने के लिए गाँव में जाकर कैंप लगाते हैं, बोलते हैं इसकी अगर हमारा समाज अलर्ट हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है ई, आई हम ऊपर बता तो अवेयरनेस। दूसरा ई एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी है। आज लोग जो बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पीछे वाले पेरेंट्स खड़ा हो जाओ। हेलो, HIV एड्स क्या होता है जानते हो? HIV का फुल फॉर्म बताओ, सुना करो, ठीक है? बैठो, ये रामलीला नहीं है। सुनोगे, कुछ ज्ञान होगा, उस ज्ञान को यूज करोगे तो बचोगे। तो मैं ये कह रहा था कि ART पर भेजना है। अगर उसका साइंस इनकम है 1990 हो गई, साइंस इनकम हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, प्रोग्राम के विषय में बताया। हाँ, एजुकेशन की बात, शिक्षा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर शिक्षा नहीं, नॉलेज नहीं, तो आपको इसको सीरियसनेस को पता ही नहीं लगेगा कि डॉक्टर साहब आए थे, लेक्चर देके चले गए। जब आपको शिक्षा हो, शिक्षा भी कई तरह की, एक तो जनरल एजुकेशन अच्छा है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। आप ही लोगों में से कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई IAS अफसर बनेंगे। तो जनरल एजुकेशन बहुत मस्त है। दूसरा एजुकेशन जो होता है हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का एजुकेशन स्वच्छता से है। स्वच्छ कैसे रहेंगे? अपना स्वच्छता रखना। एक साथ अफसोस में ये आप गलत सेंस में ना लेंगे, एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एजुकेशन होना चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि जो एज होता है एडोलसेंट एज, शुरू में बच्चा होता है उसको हम लोग इन्फेंट या न्यूबॉर्न कहते हैं, चाइल्ड होता है। एक एडोलसेंट, एडल्ट के पहले वाली एज को हम लोग एडोलसेंट कहते हैं। तो वो जो एज होता है बहुत ही खतरनाक होता है। या तो रास्ते ट्रैक से बहुत अच्छा आगे चला जाएगा और नहीं तो रास्ते से नीचे आएगा। वो जो एज ग्रुप है, नेचर भी वैसा बनाया है, उस एज ग्रुप का दोष नहीं है। उसी समय हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा है, तो इसीलिए बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, तो किसी की बात नहीं सुनते, गार्जियन की बात नहीं सुनते। इसीलिए धर्म का भी शिक्षा दिया जाता है कि अपने गुरुजन को आदर करिए, अपने माता पिता को आदर करिए, अपने सहपाठी को वो पियर्स उनकी बात सुनता है, उनकी बात वो सुनेगा, उनकी बात ये भी सुनेगा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका। अगर एडोलसेंट है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर डेवलप करता है तो उसमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है। मेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल में भी इसी तरह से प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होती है, जिससे कि उसकी एक्टिविटी है। इस एज में बचना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन भी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम STI समझ सकते हैं, तभी हम RTI समझ सकते हैं, तभी हम PID समझ सकते हैं। ठीक है, तो
नॉलेज कई तरह का, एक जनरल नॉलेज जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, दूसरा नॉलेज हेल्थ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड है, वो नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा नॉलेज जो है सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी नॉलेज होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए। इसे आपको डाइवर्सन से बचाएगा। अब जैसे एसटीआई, मैं एड्स से रिलेटेड है एसटीआई, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, बताना जरूर चाहूँगा। एसटीआई क्या होते हैं? सेक्स से रिलेटेड ये भी बीमारी, अदर बीमारी में जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, कॉमन बीमारी है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, सिफिलिस, गोनोरिया, लिम्फोग्रेनुलोमा, सेंट्रोइड, लिस्मिनियोसिस, these are the 5, इससे ज़्यादा है, लेकिन these are the 5 important। इसलिए कि एचआईवी से रिलेटेड है, मैं एचआईवी को सेंटर मान के ही कुछ घूम रहा हूँ, लेकिन मैं तो एचआईवी एड्स अगर किसी को एसटीआई है, टीबी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो एचआईवी एड्स के साथ टीबी को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मोस्टली जो डेथ होता है एचआईवी के बाद, उसका जो कॉम्प्लिकेशंस में होता है वो टीबी, इसलिए दैट इज मैंडेटरी। दिस इज द गवर्नमेंटल ऑर्डर कि अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है उसको टीबी का जांच कराइए, और अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसको एचआईवी का जांच कराइए, दैट इज मैंडेटरी। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, इसलिए कि वो रिलेटेड। टीबी का 5 सिम्टम है, रट लीजिए आप लोग, क्या है? बुखार आना, इवनिंग टाइम का टेम्परेचर, भूख नहीं लगना, बॉडी वेट, हमने उसमें भी देखा था लॉस, बॉडी वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, रात में पसीना आ रहा है, अगर लेट केसेस में समटाइम्स हथार में ब्लड भी आता है, तो ये अगर 5 सिम्टम में कोई आपको मिल रहा है तो जरूर आइए, मैं डीटीओ हूँ। आपका खखार अगर आप लेके आएंगे, नहीं भी आएंगे तो वहाँ आपको कप मिल जाएगा, खखार डाल दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो जांच आप 3000 में करवाएंगे स्कूटर का जांच, वो हमारे फ्री मिलेगा। हमारे टोटल जो हमारे टीवी के सैनिक हैं, उन लोग आपको हेल्प करेंगे। खुदा न खास्ते भगवान न करे कि आपको हो। और मैं समझता हूँ कि ये WHO का डायग्नोसिस है, WHO का एनालिसिस है कि हर 5वां व्यक्ति टीबी का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन और डिजीज में अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं। अरे डीओ साहब कहा करके चले गए कि हर 5वां व्यक्ति टीबी का मरीज नहीं, इन्फेक्शन। जैसे मैं वहाँ बैठता हूँ, हो सकता है बैक्टीरिया हमारे अंदर लंग्स में जाके बैठा हो टीबी का, तो हर 5वां व्यक्ति। तो कब वो अटैक करेगा? जब वो साइन सिम्टम एक्टिवेट कर दिया, तब उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। लेकिन इन्फेक्शन है, शुरू से है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ओरल पोलियो के साथ साथ बीसीजी का भी वैक्सीनेशन का प्रोविजन है। टीबी को मैं वहीं से पकड़ रहा हूँ, जन्म के समय से ही बीसीजी का वैक्सीनेशन अगर लग गया तो उस मरीज को टीबी होने की चांसेस कम रहती है। ये नहीं कहा कि नहीं होगा, कम रहती है, और अगर होगा भी तो उस विकराल रूप में नहीं होगा, दैट इज द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, वो नहीं होगा। और फिर अगर हुआ भी, हमारे पास सिस्टम है, आपका कफ जांच करेंगे, बाई माइक्रोस्कोप करेंगे, सीबीनेट के द्वारा जांच करेंगे। हमारे पास एनटीपी का फोर्स है, हमारे पास एनटीपी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले हमारे एक डिवोटेड वर्कर है, जो कि आपको घर वहां भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पर आएंगे। साथ साथ मैं सरकार की सुविधाएं के विषय में बता दूं कि टीबी का तो जांच आपका मैं फ्री करूंगा, दवा भी फ्री दूंगा, देखभाल भी करूंगा, साथ साथ आपका पोषण के लिए 500 रुपया हर मंथ आपके खाता में डायरेक्ट जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं है। कोई भी इसमें बिचौलिया की बात नहीं है कि उनके जाकर के आप जीवनजुरी करेंगे या आपका कोई कटौती करेगा, 1 रुपया भी कटौती नहीं। आपके खाते में बैंक अकाउंट है, और मैं चाहता हूं कि सबका हो, अगर नहीं हो तो सब लोग बनवा ले।
तो उसमें डायरेक्ट 500 रुपया का कब तक, जब तक आपकी लाइफ चलेगी। जनरली टीवी को पहले क्या देखा जाता था, इन दृष्टि से देखा था, कहा जाता था कि इसका इलाज नहीं, उसको टीवी हो गया, उससे लोग दूर बनने लगते थे, उसके समाज से बाइकआउट कर लेते, उसके घर में शादी भी आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं था, ये दोषी मिलती है इसी तरह से टीवी में जो 2 तरह का टीवी हम लोगों ने अभी तक रिकॉग्नाइज किया है, अलग अलग वे है क्लासिफिकेशन का। एक ड्रग सेंसिटिव टीवी जिसको हम लोग 6 महीना में ठीक करते हैं गारंटी के साथ, अगर वो व्यक्ति प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन तक अगर लेता है तो उसको 6 महीना में ठीक हो जाएगा। डीएस एक होता है दिया ड्रग रेजिस्टेंस, और वो भी 1.5 से 2 साल उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तब उसको वो ठीक हो जाए। तो तब तक अगर 2 साल भी चल रहा तो में सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन है कि उनके डायरेक्ट खाता में डालेंगे, आपके यहाँ कोई बीच में चौकिया नहीं रहेगा। 500 रुपये का। इतना ही नहीं, मैं ये बता दूं, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट डॉक्टर भी अगर डायग्नोसिस करता है तो मैं उनको दवा देता हूँ कि हमारे मरीज को आप फ्री देंगे, वहाँ से आप उनके क्लिनिक से दवा आप लेंगे, लेकिन दवा मैं दूंगा, पैसा नहीं देना। इतना ही नहीं, मैं उन प्राइवेट डॉक्टर को भी पैसा देता हूँ कि अगर आप हमारी सोसाइटी के मेंबर को डायग्नोसिस किए हैं तो मैं आपको भी फी दे रहा हूँ, तो मरीज से फी ना ले तो लेने वाले ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं 1000 रुपया उनको देता हूँ। प्राइवेट डॉक्टर ठीक है, गांव में भी जो लगता है जिसको हम लोग क्वेक कहते हैं या दवा वाले, अगर वो मरीज लेकर के आता है और डायग्नोसिस हो जाता है तो 500 रुपए का उसको भी इंसेंटिव मिलता है। तो ये सरकार की मंशा है कि हमारा देश, जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी ब्लॉक से अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, सब जगह ये है कि एक भी मरीज हमारा करना है। मैं ये सुविधा दे रहा हूँ, फ्री टेस्ट कर रहा हूँ, फ्री दवा दे रहा हूँ, फ्री सुपरविजन दिखा रहा हूँ, हम एक अलग से टीम बना रहा हूँ और 500 रुपये का न्यूट्रिशन के लिए दिया हूँ। एक और चीज बता दूँ, गोद ले हमारे महामहिम गवर्नर मैडम ने एक ये कहा है कि अगर जिनकी क्षमता है तो वो टीबी मरीज को गोद ले सकते हैं। क्यों? इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो आप गोद लेने से ये तात्पर्य नहीं, अगर हम अपने पास 5 मरीज का है, हमारे सोसाइटी में है, हमारे परिचित के हैं, उनको अगर गोद ले रहा हूँ तो एक निश्चय मित्र के नाम से आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे और पोर्टल पर आप मुझे निश्चय मित्र शो होगा। उसको करना क्या है कि 6 महीने तक उनको पूछना है हाल चाल समाचार, अगर आप हेल्प करते हैं कि भाई कभी गए, एक बच्चा है या यंग है, मिल लिए तो 2 पैकेट बिस्कुट दे दिए, 1 किलो सेव दे दिए, सीजनल सेव है दे दिए। तो लेकिन 6 महीना आपको उनको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, या किसी तरह का दवाई का कॉम्प्लिकेशन है तो आप हमारे प्रोफेसर मिले, या इस तरह का कोई दिक्कत और हो रही है तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या हमारे टीम मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स हैं, ये फर्स्ट लाइन वॉलेंटियर नहीं, जैसे हमारे देश के कंट्री अगर देश के लिए लड़ते हैं फर्स्ट अपने डिफेंस की तरह, उसी तरह से हमारे वॉलेंटियर हैं जो कि टीबी, लेप्रोसी, HIV एड्स के लिए ये लड़ते हैं, घर घर जाते हैं, नोटिफिकेशन कराते हैं, भाई ये बड़ी जरूरी जांच कराते हैं। तो बस मैं आज के एड्स दिवस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ब्रीफ में मैं एड्स पर बताया, और ये चाहूँगा कि आप भी अपने सहपाठी को, आप भी अपने सोसाइटी मेंबर को बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक अच्छे नागरिक के रूप में, हमारे सर ने एक धार्मिक भी बात कहा था, धार्मिक दृष्टिकोण को रखें ताकि HIV एड्स फैले ना, उसके लिए प्रयास करें। सभी को एक साथ धन्यवाद। हमारे सीमू साहब एक चौपाई पढ़ते हैं, मैं चौपाई पढ़ के इसके बाद खत्म करूँगा। पार ब्रह्म परमेश्वर सगुन रूप सिया राम, जो आए इस द्वार पर सबको लौटा।